नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, लेकिन किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं। हम इसे समझेंगे कुछ बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक कानूनी मामलों के जरिए। ये वो कानून है जो हमारे रोजमर्रा के लगभग हर वादे और समझौते को कंट्रोल करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस यानी शुरुआत कैसे होती है। फिर आएगा कंसिडरेशन, मतलब वादे की कीमत क्या है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है और क्या उनकी सहमति आज़ाद थी। फिर बात होगी टर्म्स एंड कंडीशंस वाले स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की। और आखिर में वो अग्रीमेंट्स जो कानून की नज़र में बिल्कुल ही बेकार हैं। तो ये है हमारा रोड मैप एक सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? आखिर एक मामूली से वादे में ऐसी क्या बात होती है जो उसे एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना देती है? ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक प्रॉमिस को इतना पावरफुल बना देते हैं कि उसे कोर्ट में लागू करवाया जा सके? चलिए एक एक करके इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट की कहानी शुरू होती है एक स्पार्क से, और ये स्पार्क है एक साफ सुथरा प्रपोजल यानी ऑफर और उसकी ऐसी एक्सेप्टेंस जो कानूनी तौर पर मान्य हो। यही वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। तो प्रपोजल या ऑफर होता क्या है? देखिए, कानून की भाषा में ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि ये एक पक्का इरादा है। एक इंसान दूसरे को कहता है कि मैं ये करने को तैयार हूं अगर तुम हाँ कर दो, और जैसे ही दूसरा हाँ कहता है, ये एक प्रॉमिस बन जाता है। अब इसको समझने के लिए दो बहुत ही क्लासिक केस हैं। एक तरफ है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। यहाँ एक नौकर ने अपने मालिक के गुमशुदा भतीजे को ढूंढ लिया, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि मालिक ने उसके लिए इनाम रखा है। तो कोर्ट ने कहा, जब ऑफर का पता ही नहीं तो एक्सेप्टेंस कैसी, दावा नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ देखिए, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस। एक कंपनी ने ऐड दिया कि भाई हमारी स्मोक बॉल इस्तेमाल करो, फिर भी फ्लू हुआ तो हम इनाम देंगे। ये एक जनरल ऑफर था, मतलब पूरी दुनिया के लिए खुला था। तो मिसेस कार्लिल ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उन्हें फ्लू हो गया और उन्होंने इनाम क्लेम कर लिया, बिल्कुल वैलिड था। तो पॉइंट क्या निकलता है? पॉइंट बहुत सिंपल है, कोई उस चीज के लिए हाँ नहीं कह सकता जिसके बारे में उसे पता ही नहीं। एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर की जानकारी में ही होनी चाहिए। दोनों के बीच कनेक्शन होना जरूरी है। अच्छा, तो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गई। अब आगे क्या? अब आती है बात कीमत की। हर वादे की एक कीमत होती है। कानून इसे कहता है कंसिडरेशन। तो आखिर ये कंसिडरेशन है क्या और कौन इसे लागू करवा सकता है? चलिए देखते हैं। कंसिडरेशन का सीधा सा मतलब है क्विड प्रो क्वो, यानी समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ। हर पार्टी दूसरे के प्रॉमिस के लिए कोई कीमत चुकाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इंडियन लॉ इस मामले में काफी फ्लेक्सिबल है कि ये कीमत कौन चुका सकता है। ये प्रॉमिस पाने वाला खुद दे सकता है या उसकी तरफ से कोई और भी। इसके लिए चिन्नैया बनाम रमैया का केस परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ क्या हुआ कि एक माँ ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट की, लेकिन एक शर्त पर कि बेटी हर साल अपनी मौसी को कुछ पैसे देगी। बाद में बेटी ने पैसे देने से मना कर दिया। उसका तर्क था, मौसी ने मुझे क्या दिया जो मैं उन्हें पैसे दूं? लेकिन कोर्ट ने कहा, जरूरी नहीं कि मौसी ही कुछ दे। तुम्हारी माँ से जो प्रॉपर्टी मिली है वही तुम्हारे वादे के लिए काफी कंसिडरेशन है। लेकिन इससे एक और सवाल पैदा होता है, अगर कंसिडरेशन किसी तीसरे इंसान से आ सकता है तो क्या वो तीसरा इंसान कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर केस भी कर सकता है? और इसका जवाब हमें मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। इसको समझाने के लिए डनलप बनाम सेल्फ्रिज का केस देखते हैं। डनलप जो एक टायर कंपनी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट था डीलर ए के साथ, और डीलर ए का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट था सेल्फ्रिज के साथ। अब सेल्फ्रिज ने डीलर ए के साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। डनलप ने सोचा, मैं सीधा सेल्फ्रिज पर केस कर देता हूं, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि डनलप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्ट्रेंजर यानी अजनबी था जो डीलर ए और सेल्फ्रिज के बीच हुआ था। इसको ऐसे सोचिए, अगर दो लोगों के बीच कोई डील हुई है तो कोई तीसरा बाहर से आकर उस पर केस नहीं कर सकता। सिंपल। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी पार्टीज की। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हैं और क्या उन्होंने दिल से अपनी मर्जी से हाँ कहा है? ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अब एक लीगल टर्म सुनिए, वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब है शुरू से ही बेकार, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और जब बात आती है माइनर्स यानी नाबालिगों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ये टर्म सबसे जरूरी हो जाता है।
कानून इस मामले में एकदम क्लियर है। इंडिया में मेजॉरिटी की उम्र है 18 साल, और 18 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कानून की नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस ने पक्का कर दिया था। इस केस में एक मनी लेंडर ने एक माइनर को पैसे उधार दिए और वो अपने पैसे वापस नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड था। अब आते हैं सहमति पर। सिर्फ हाँ कहना काफी नहीं है, वो हाँ आज़ाद मर्जी से आनी चाहिए, यानी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और कंसेंट फ्री कब नहीं मानी जाती? जब उसमें शामिल हो कोअर्शन यानी धमकी, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी किसी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाना, फ्रॉड यानी जानबूझकर धोखा देना, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी गलती से कुछ गलत बता देना, और आखिर में मिस्टेक यानी जब दोनों पार्टीज को कोई गलतफहमी हो। ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जा सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक क्लासिक केस है आलकार्ड बनाम स्किनर। एक महिला एक धार्मिक ग्रुप ज्वाइन करती है और अपने स्पिरिचुअल डायरेक्टर के प्रभाव में आकर अपनी सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप को दान कर देती है। कुछ साल बाद वो ग्रुप छोड़ देती है। फिर कई सालों के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए केस करती है। कोर्ट ने माना कि हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो था, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि आपने क्लेम करने में बहुत देर कर दी। तो इस केस से दो बातें साफ होती हैं। एक, कानून विश्वास के रिश्तों में अनड्यू इन्फ्लुएंस को मानता है, और दूसरा, अपने हक के लिए टाइम पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिससे हम सब रोज गुजरते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हैं टेक इट और लीज इट वाले डील्स। जरा सोचिए, जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं या फ्लाइट बुक करते हैं, तो हम उन लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस पर आई अग्री क्लिक कर देते हैं, अक्सर बिना पढ़े। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में सारी पावर एक ही पार्टी के हाथ में होती है ना? ऐसे में कोर्ट्स क्या करती हैं? सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्प बनाम ब्रोजोनाथ गांगुली केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट दिया। एक कंपनी के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हायर एंड फायर क्लॉज था, मतलब कंपनी बिना कोई वजह बताए किसी को भी निकाल सकती थी। कोर्ट ने इसे अनकॉन्शनेबल यानी बेहद अनुचित और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बताया, साफ कहा कि ये गलत है। इससे पता चलता है कि कोर्ट्स ऐसे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में कमजोर पार्टी को प्रोटेक्ट करती हैं। अब आखिर में आइए बात करते हैं उन एग्रीमेंट्स की जो कानून की नज़र में शुरू से ही गलत हैं। ऐसे वादे जिन्हें कानून कभी भी लागू नहीं करेगा, क्योंकि इनका मकसद ही गैर कानूनी या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एग्रीमेंट्स को सीधे सीधे वॉइड यानी शून्य घोषित कर दिया गया है, मतलब इनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। जैसे कि किसी को बिजनेस करने से रोकने वाला एग्रीमेंट या किसी को शादी करने से रोकने वाला एग्रीमेंट, ये सब पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं। और हाँ, इस लिस्ट में वेजरिंग यानी सट्टेबाजी के एग्रीमेंट्स भी आते हैं। तो सट्टेबाजी और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है, इसको समझना ज़रूरी है। एक वेजर, जैसे एक क्रिकेट मैच पर शर्त लगाना, वॉइड है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों पार्टीज का पैसा जीतने या हारने के अलावा उस मैच में कोई असली इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक इंश्योरेंस पॉलिसी, वो वैलिड है। अगर कोई अपने घर का फायर इंश्योरेंस लेता है तो ये आपसी शर्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर घर में आग लगी तो उस इंसान को सचमुच का फाइनेंशियल लॉस होगा, उसका घर में एक रियल इंटरेस्ट है। तो पूरी बात का सार क्या है? एक मजबूत वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इन 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक लॉफुल ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, एक लॉफुल कंसिडरेशन यानी कुछ के बदले कुछ, कॉम्पिटेंट पार्टीज यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हों, उनकी फ्री कंसेंट यानी आज़ाद मर्जी, और आखिर में एक लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी मकसद गैर कानूनी न हो। जब ये सब मिलता है तब बनता है एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट। और अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम बिना पढ़े हर रोज आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं, क्या फ्री कंसेंट का वो 150 साल पुराना कॉन्सेप्ट सच में जिंदा है? क्या हमारी सहमति वाकई आज़ाद है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कानून आज भी ढूंढ रहा है।